नमस्ते, मैं संजुता कृष्ण, प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम पढ़ते हैं कपट यानी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या वर्णन में क्या अंतर होता है। कपट और मिथ्या वर्णन के बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। कपट के बारे में सेक्शन 17 में दिया गया है और मिथ्या वर्णन के बारे में सेक्शन 18 में दिया गया है। कपट और मिथ्या वर्णन दोनों में ही किसी तथ्य के बारे में मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किया जाता है। ये मिथ्या जो तथ्य प्रस्तुत किया जाता है, मिथ्या वर्णन किया जाता है, वह जानबूझकर भी किया जा सकता है और अज्ञानवश भी किया जा सकता है। जब ये जानबूझकर किया जाता है, ज्ञानवश किया जाता है, तब इसे कपट कहा जाता है, जो सेक्शन 17 के अंतर्गत आता है। और जब ये जो मिथ्या वर्णन किया जा रहा है, अज्ञानवश किया जा रहा है, तब ये मिथ्या वर्णन की श्रेणी में आता है। तो इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? कपट की दशा में जो व्यक्ति किसी तथ्य को बताता है, वह स्वयं उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है। मतलब उसे पता है कि बात सत्य नहीं है, परंतु वो फिर भी दूसरे व्यक्ति के सामने कहता है कि बात सत्य है। जबकि जो मिथ्या वर्णन है, मिथ्या वर्णन की दशा में व्यक्ति जो किसी तथ्य को तो प्रकट कर रहा है, उसे उसकी सत्यता के बारे में विश्वास होता है। वास्तव में वो सत्य नहीं होते, परंतु वो समझता है कि वो बात सत्य है, तो उसे उसी रूप में वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे व्यक्ति के सामने। तो मिथ्या वर्णन है जो जानबूझकर नहीं किया जाता है। यहाँ पे धोखा देने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। परंतु जो कपट है, वहाँ पे जानबूझकर किसी तथ्य के बारे में भ्रामक बात कही जाती है, झूठी बात कही जाती है, जिसके बारे में कहने वाला व्यक्ति जानता है कि यह बात सत्य नहीं है। अब हम इनमें अंतर पढ़ते हैं। अंतर के क्या क्या आधार हो सकते हैं? कपट में मिथ्या वर्णन में क्या अंतर है, इसको हम विभिन्न आधारों पर समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रकृति यानी कि नेचर। जो अंतर का आधार है, पहला है नेचर। जो कपट है, कपट में जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जब जो मिथ्या वर्णन है, मिथ्या वर्णन में किसी बात को जैसा कोई व्यक्ति समझता उस वैसे ही दूसरों के सामने उसे डिस्क्लोज करता है, जबकि वह बात वास्तव में असत्य होती है, परंतु वो समझता है कि वो सत्य है। जबकि कपट में वो असत्य है और व्यक्ति जानता है कि वो असत्य है, परंतु फिर भी कहता है कि वो बात सत्य है। फिर है उद्देश्य। कपट का क्या उद्देश्य होता है? कपट का उद्देश्य होता है दूसरे पक्षकार को धोखा देना। जबकि जो मिथ्या वर्णन है, मिथ्या वर्णन का क्या उद्देश्य होता है? मिथ्या वर्णन का उद्देश्य किसी दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है, परंतु उसके जो मिथ्या वर्णन उसने किया, जो अज्ञानवश किया, उसके कारण दूसरे व्यक्ति को धोखा हो जाता है, परंतु वास्तव में उसको धोखा देना नहीं चाहता है। फिर है सत्यता का ज्ञान। जो कपट है, कपट के अंतर्गत जो बात कही जाती है, उसके बारे में क्या होता है? कपट करने वाले को पता होता है, यानी कि कपट में कपट करने वाले व्यक्ति को सत्यता का ज्ञान होता है। मिथ्या वर्णन में जो मिथ्या वर्णन कर रहा है, उस व्यक्ति को सत्यता का ज्ञान नहीं होता है। फिर है जांच के साधन। हमने पढ़ा था मौन द्वारा कपट। मौन द्वारा कपट में क्या होता है? मौन द्वारा कपट में जब जांच के साधन पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पर वो नहीं कह सकता कि उसके साथ कपट हुआ है। तो मौन द्वारा कपट की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में जो दोषी पक्षकार होता है, पीड़ित पक्षकार को ये नहीं कह सकता कि उसके पास सत्यता का पता लगाने के लिए साधन उपलब्ध थे। यानी कि चाहे उस पीड़ित पक्ष को सत्यता का जाँच करने के लिए साधन उपलब्ध थे, चाहे नहीं थे, वहाँ पर वो कपट माना जाएगा। केवल मौन द्वारा जो कपट होता है, वहाँ पर अगर सत्यता की जांच के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो वहाँ पर कपट माना जाएगा। अन्यथा अगर जांच के साधन उपलब्ध है, तो मौन द्वारा कपट में उसे कपट नहीं माना जाएगा। जबकि जो मिथ्या वर्णन है, मिथ्या वर्णन की दशा में दोषी पक्षकार यह कहकर दोषमुक्त हो सकता है कि जो पीड़ित पक्षकार है, उसको सत्यता की जांच करने के लिए साधन उपलब्ध थे और उसने साधारण सावधानी भी नहीं बरती तथ्यों को परखने के लिए। फिर है सूचना का दायित्व। जहाँ पे कपट के द्वारा कोई अनुबंध किया जाता है और वहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है, उसे व्यर्थ घोषित करवाता है न्यायालय के द्वारा, तो यहाँ पर उसकी सूचना जो दोषी पक्षकार उसको देना आवश्यक नहीं होता। वो जो पीड़ित पक्षकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है कि वो दोषी पक्षकार को इसकी सूचना दे। परंतु जो मिथ्या वर्णन होता है, मिथ्या वर्णन की दशा में सत्यता ज्ञात होते ही पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार को मिथ्या वर्णन की सूचना देने के लिए दायी होगा, यानी कि उसको सूचना देनी होगी कि उसके द्वारा मिथ्या वर्णन किया गया, जबकि कपट की दशा में ये करना आवश्यक नहीं होता है। फिर है क्षतिपूर्ति का अधिकार।
जो पीड़ित पक्षकार होता है, देखो मिथ्या वर्णन और चाहे ये कपट हो, दोनों ही अनुबंध क्या होते हैं, व्यर्थनीय होते हैं। यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है न्यायालय में जाकर ऐसे अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवा सकता है। परंतु जो कपट है, कपट के अंतर्गत जो पीड़ित पक्षकार है उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। किंतु जो मिथ्या वर्णन है वहाँ पर सामान्यतः जो पीड़ित पक्षकार है क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता है। तो ये अंतर के आधार हो गए जिसके आधार पर कपट में और मिथ्या वर्णन में अंतर किया जा सकता है। उसकी नेचर कैसी, उद्देश्य, सत्यता का ज्ञान, जांच के साधन, सूचना का दायित्व और क्षतिपूर्ति का अधिकार। ये तो हो गया कपट और मिथ्या वर्णन में अंतर। अब हम पढ़ते हैं उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव के बारे में, इनमें क्या अंतर होता है। उत्पीड़न सेक्शन 15 में दिया गया है, अनुचित प्रभाव सेक्शन 16 में दिया गया है। तो उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव दोनों ही में सहमति स्वतंत्र नहीं होती है तथा दोनों के ही आधार पर जो अनुबंध किए जाते हैं वो व्यर्थनीय होते हैं, किंतु इनमें कुछ अंतर भी है। क्या अंतर है? इनका अंतर हम इन आधार पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, जो सेक्शन 15 में उत्पीड़न की जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब ठहराव करने के उद्देश्य से कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जो आईपीसी में वर्जित है अथवा उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी की संपत्ति को अवैध रूप से रोकता है या फिर रोकने की धमकी देता है, तो कहा जाता है कि उसने उत्पीड़न किया है। तो क्या क्या है इसके अंतर्गत, जब कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को संविदा में शामिल करने के लिए आईपीसी में वर्जित कोई कार्य करता है या कार्य करने की धमकी देता है, जैसे कि आत्महत्या करने की धमकी देना या फिर जैसे अपन पहले एग्जाम्पल पढ़ा था रंगनाई कम्मा केस में एक विधवा है, उसके पति के शव को ले जाने से उसके परिवार वाले रिश्तेदार रोकते कि वो जब तक उसके बच्चे को गोद में, जो बच्चा विशेष है उसको गोद नहीं लगता तो उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। तो क्या आईपीसी वर्जित अपराध है। तो ये आईपीसी में कोई अपराध करता है, करने की धमकी देता है या फिर व्यक्ति की संपत्ति को रोकता है या फिर रोकने की धमकी देता, अवैध रूप से रोकता है या अवैध रूप से रोकने की धमकी देता, तो क्या होगा, उत्पीड़न होता है। फिर है अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव में क्या होता है, अनुचित प्रभाव में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उस स्थिति का प्रयोग करता है। तो अनुबंध होगा वो अनुचित प्रभाव से प्रेरित कहा जाता है। यानी कि एक पक्षकार है दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होना चाहिए और उसने उस स्थिति का फ़ायदा अपने लाभ के लिए दूसरे पक्षकार को अनुबंध में शामिल करने के लिए उठाया गया होना चाहिए। ये हो गया अनुचित प्रभाव की डेफिनेशन सेक्शन 16 के अंतर्गत। फिर है इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति। तो जो उत्पीड़न है, उत्पीड़न के अंतर्गत एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करना आवश्यक नहीं होता है, जबकि अनुचित प्रभाव के अंतर्गत अनुचित प्रभाव तभी माना जाता है जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। फिर है पीड़ित पक्षकार कौन हो सकता है। उत्पीड़न के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार अनुबंध के पक्षकार भी हो सकता है या फिर जो उत्पीड़न किया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी किया जा सकता है। और फिर जो अनुचित प्रभाव है, अनुचित प्रभाव का प्रयोग सदैव अनुबंध के पक्षकार के विरुद्ध ही किया जाएगा, जबकि जो उत्पीड़न है वो पक्षकार के विरुद्ध भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। फिर है प्रभाव, यानी कि जो उत्पीड़न से प्रभावित जो अनुबंध है उसके अंतर्गत क्या प्रभाव होगा अनुबंध पर। उत्पीड़न से प्रभावित जब कोई अनुबंध किया जाता है तो ऐसा अनुबंध क्या होता है, व्यर्थनीय होता है। यहाँ पे पीड़ित पक्षकार है न्यायालय में जाकर वाद साहसित करके ऐसे जो अनुबंध भाव से व्यर्थ घोषित करवा सकता है, जो सेक्शन 19 में दिया गया है। जबकि जो अनुचित प्रभाव है, अनुचित प्रभाव के अंतर्गत भी जो अनुबंध किए जाते हैं वो व्यर्थनीय तो होते ही हैं, परंतु न्यायालय उचित समझे तो ऐसे अनुबंध को पूर्ण रूप से अथवा कुछ शर्तों पर आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है। ये सेक्शन 19A में दिया गया है। फिर दबाव का रूप या फिर उसकी प्रकृति कैसी होती है। उत्पीड़न में जो दबाव डाला जाता है वो कैसा होता है। उत्पीड़न में जो दबाव डाला जाता है वो शारीरिक दबाव हो सकता है, शारीरिक दबाव होता है या फिर संपत्ति को रोकने वाला दबाव होता है। तो ये क्या होता है, ये हिंसक प्रकृति का होता है।
जबकि जो अनुचित प्रभाव है वहाँ पे क्या होता है, वो मानसिक प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे क्या काम आती है, चालाकी काम आती है, अथवा ये सूक्ष्म प्रकृति का होता है। जो अनुचित उत्पीड़न में होता है, जो दबाव डाला जाता है वो क्या होता है, हिंसक प्रकृति का होता है, भयंकर प्रकृति का होता है, क्योंकि ये शारीरिक या फिर संपत्ति के विरुद्ध होता है। जबकि जो अनुचित प्रभाव मानसिक प्रकृति का होता है, ये चालाकी तथा सूक्ष्म प्रकृति का होता है। फिर सिद्ध करने का भार किसमें होता है, जहाँ पर उत्पीड़न के आधार पर अनुबंध किया गया है, तो यहाँ पे जो पीड़ित पक्षकार है उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। जबकि जो अनुचित प्रभाव है, सामान्य परिस्थिति में तो पीड़ित पक्षकार को सिद्ध करना पड़ता है कि उसके विरुद्ध अनुचित प्रभाव के आधार पर उसे अनुबंध में शामिल किया गया है। परंतु जहाँ पर जो प्रभाव नृशंस प्रकृति का है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जहाँ पर नृशंस प्रकृति का होता है वहाँ पर सिद्ध करने का भार दोषी पक्षकार पर चला जाता है। यहाँ पे केवल पीड़ित पक्षकार ये कहता है कि उसके विरुद्ध अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया है, बाकी उसके विरुद्ध जो दोषी पक्षकार को सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया है। फिर है स्थान। जो उत्पीड़न है, उत्पीड़न भारतवर्ष की धरती पर या किसी अन्य किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। उत्पीड़न न होने पर अनुबंध क्या होता है, व्यर्थनीय होता है। उत्पीड़न होने पर जो अनुबंध किया जाता है वो व्यर्थनीय होता है, यानी व्यर्थ घोषित करवाया जा सकता है पीड़ित पक्षकार के द्वारा। जबकि जो अनुचित प्रभाव है, अनुचित प्रभाव भारतवर्ष की सीमाओं के भीतर रहकर ही डाला जा सकता है और ये भी व्यर्थनीय ही होता है। तो ये पढ़ा हमने उत्पीड़न अनुचित प्रभाव में अंतर,